नमस्कार। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। आज आपसे जो आया हूँ बात करने, 24 घंटों में इतनी बातें हो जाती है कि लोग कहते हैं कि आप क्या वक्त मिलता है ये सब डालने के लिए। तो मैं निकाल लेता हूँ। मेरे अपॉइंटमेंट जो रहते पेशेंट्स के, मैं आधा एक घंटा लेट देता हूँ। फिर मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं सब अपॉइंटमेंट पे ही आते हैं। वॉकिंग पेशेंट्स लेता नहीं मैं ज़्यादा। तो कल इस 24 घंटों में बहुत बातें हुई, जिसमें कि जो बात मैं कहने वाला हूँ उसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस किस बारे में बात करने वाला हूँ मैं। औरंगाबाद में आज से कोई भी अगर बिना मास्क के ड्राइविंग करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, कलेक्टर ने कहा है। जो आपको याद होगा 3 दिन पहले मैं एक बात की थी कि यहाँ के एक आईएएस ऑफिसर की मौत हुई परभनी में। तो उनकी जो टेस्टिंग हुई थी वो यूनिवर्सिटी के जो लैब थी वहाँ पे हुई थी, और उसका 2 दिन पहले आया था कि वहाँ पे फॉल्टी टेस्टिंग किट आए हुए थे। और अब जो है यहाँ के एक मेडिकल ऑफिसर उसको ये क्या बोलते हैं उसे, रफा दफा करने का ट्राई कर रहे हैं। उसको बात करूँगा। महामारी में न्याय व्यवस्था से ही गरीबों को न्याय मिल सकता है, ये कह रहे हैं माजी प्रमुख मुख्यमंत्री सहायता के जो है थोटे थेटे साहब। इन्होंने कहा है अनिल अंबानी, अनमोल अंबानी ये अनिल अंबानी का बेटा है। और वो जो बात मैं कह रहा हूँ, जो बात हम सब कह रहे हैं, डॉक्टर कोठारी कह रहे हैं, ये स्कैम है, ये पैंडेमिक है, ये मास्क की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन सपोर्ट करने वाले लोग तो एक्चुअल में अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं, ये अनमोल अंबानी कह रहा है उसके ट्विटर्स पे। संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैं बात करूँगा। तो ये जो आए हैं, ये बातें जो कह रहा है वो उसके संस्कार है, उसके माने दिए हुए। टीना अंबानी, अनिल अंबानी की जो वाइफ है वो टीना अंबानी है। टीना अंबानी ने, अगर आप उसकी पिक्चर देखे होंगे तो उन्होंने अमोल पालेकर जी के साथ बहुत सी मूवीज़ में काम किया है। फैमिली मूवीज़ थी वो, जिसपे इथिक्स और ये बातें थी उसमें। तो एक्चुअल वो संस्कार बेटों पे आया है। वरना कहाँ मुकेश अंबानी के बच्चे बिजनेस करने के लिए 5G का वो लॉन्चिंग कर रहे हैं, और कहाँ ये अनमोल अंबानी। उसने तो खुद उसका एक ट्विटर पे पोस्ट किया है कि जो बेवकूफ़ समझते हैं कि 5G आने से नेटफ्लिक्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से मिलेगा, तो उनके दिमाग में भूसा भरा है। ये ट्वीट है उसका, मैंने शेयर किया है। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में टेट्राओ जो है WHO का डायरेक्टर, जो कि डॉक्टर नहीं है, मुझसे भी गाली निकलने वाली थी, वो कह रहा है हर्ड इम्यूनिटी एक हॉक्स है। आपकी बदन में जो प्रतिकार शक्ति है वो झूठी है। वायरसेस करोड़ों साल से ज़मीन पे है। मानव आने के पहले से वायरसेस दुनिया में थे, बैक्टीरिया दुनिया में थे, सिंगल पेशी जो थे वो थे यहाँ पे। मानव उसके बाद में आया है धरती पे। उसके बाद भी फिर भी हज़ारों सालों से, करोड़ों सालों से मानव का जो है डेवलपमेंट, अगर वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं रहती थी तो हम कब के मर जाते थे। आता था वायरस, होता था, मर जाता था। ये बेवकूफ़, ये मैं सच्ची मेरा इतना गुस्सा आ रहा उस हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। उसने जब कहा स्टेटमेंट, तो मैंने ट्वीट किया था, अरेस्ट WHO डायरेक्टर्स, DGP, आपके जितने भी स्टेट के DGPs है। थैंक यू राजू भाई पटेल साहब, थैंक यू। इन पे आप ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, अरेस्ट WHO डायरेक्टर, अरेस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन, अरेस्ट बिल गेट्स। झूठी फैला रहे हैं इन्फॉर्मेशन, पूरी तरह से झूठी। हर्ड इम्यूनिटी है ही नहीं, हॉक से। डॉक्टर लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब तो इथिक्स जागे होंगे तुम्हारे तो बात करो। जॉनसन एंड जॉनसन पे, अच्छा मैं भूल गया था तो लिखना है यहाँ पे, आप बात करो। तो बात करता हूँ उसके बाद में। कनाडा में अगर कंसंट्रेशन कैंप बन रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, अगर ये बात अगर आप नहीं समझे आज जो बताने वाला हूँ, तो आपका कुछ मतलब नहीं है आंदोलन करके। माइक, सॉरी सॉरी सॉरी, माइक रहेगा मेरा लगाने का, सॉरी। हेलो, आवाज़ आ रही है अभी?
आवाज आ रही है? ओके ओके। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स अगर अमेरिका कनाडा में बन रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, अगर कनाडा कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना रहा है, अगर अमेरिका फेमा कैंप्स बना रहा है, भारत में भी एनआरसी एनपीआर सीए के टाइम पे करोड़ों रुपए खर्च करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बने थे। आप भूल गए होंगे, आपको फिर से याद दिलाता हूँ, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप अभी भी वही है। आसाम में, गोवा में, वेस्ट बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में अभी भी वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप वैसे ही है। वो तोड़े नहीं गए हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। तो ये बात आप इस पे जब डिटेल करूँगा ना, ज़मीन नहीं तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसक गई तो बोलना मुझे। 20 राज्यों में अब परमिशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 20 राज्यों को 68,825 करोड़ रुपए लोन लेने की परमिशन दी है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो बताऊंगा। नए साल के शुरुआत में आएंगे कई कंपनियों के वैक्सीन्स, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिया है स्टेटमेंट। रामदेव बाबा कल हाथी पे व्यायाम, वो कौन सा आसन करते करते गिर गए, उसकी भी बुनी बात करूंगा मैं। फॉल्टी आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट आए हैं। टोपे जो राजेश टोपे साहब है, महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री, उन्होंने कहा है कुछ हजार, कुछ उन्होंने आंकड़ा कहा है, तो इस पर भी बात करूंगा। यूपी में कल 3 लड़कियों पे एसिड अटैक हुआ। ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। थाईलैंड में लोग गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सरकारी और बड़ी कंपनियों की जो वहाँ पे गुलामी है, उनको जो डिक्टेटरशिप चल रही है, उसके खिलाफ लोग वहाँ पे, थाईलैंड जैसा इतना सा देश अगर खुद के अस्तित्व के लिए वहाँ के लोग लड़ सकते हैं, तो दुनिया का इतना बड़ा जो भारत है, जहाँ पे लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र, वो लोकतंत्र के लोग गुलामी के लिए एक्सेप्टेंस के रेडी है और गुलाम बन चुके हैं। धन्यवाद। एक देश है पेरू नाम का, अगर किसी को आपका जो रहता है पहाड़ों पे चढ़ना, कैंपेन करना, कैंप फायर्स, या फिर जो गिर्यारोहक जिसे कहा जाता है, माउंटेन ट्रैवलर्स, अगर किसी को पसंद है, कोई हिस्ट्री चैनल देखता है, किसी को डिस्कवरी पसंद है, तो आपने पेरू देश में एक मिचू पिचू नाम का एक प्रदेश है, नाम सुना होगा, मिचू पिचू। ये जो है वो उस पर्यटन के लिए एक व्यक्ति के लिए खोल दिया गया है, जिसका नाम है जेट्स कातयामा, जो 7 महीनों से उस मिचू पिचू पे जाने की राह देख रहा था। तो एक आदमी के लिए वहाँ का टूरिज़्म उन्होंने खोल दिया है, बहुत बड़ी बात है। और जहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ झगड़ा कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन में हम मंदिर नहीं खोलेंगे, हम हमारा हिंदुत्व आपके मंदिर खोलने से सिद्ध नहीं होता है, वहाँ पे कांग्रेस यूपी में, बिहार में हज़ारों की संख्या में रैली कर रही है। उधर बिहार में क्या नाम है उसका, बीजेपी वाले हज़ारों की संख्या में रैली कर रहे हैं। वो चलता है आपको, और मंदिर खोलने के लिए प्रॉब्लम है आपको, और आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो। वो आप लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हो, जो हमें गाय का और सुअर का और मरे हुए बच्चों का इंजेक्शन देना चाहते हो, वो हिंदुत्व की बात ना करें, वो हिंदुत्व की बात ना करें। आप ये हिपोक्रेसी की लिमिट हो चुकी है आप लोगों की। नो मैन, नो नॉर्मल लाइफ टिल द नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स केम्स, ये बिल गेट्स कह रहा है। तुझे तो यार बिल गेट्स को मैं तो कहता हूँ इस पर तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और सारे गुनाह लगाने चाहिए इसके ऊपर। 3.55 मिलियन रिलायंस यूजर बढ़े हैं इस 7 महीनों में, जिसकी वजह से 3.7 मिलियंस का लॉस हुआ है आइडिया को और वोडाफोन को। बॉयकॉट करो रिलायंस को, बॉयकॉट रिलायंस, बंद करो, रिलायंस सिम बंद कर डालो, रिलायंस डिजिटल बंद कर दो, शिफ्ट हो जाओ किसी और अदर नेटवर्क पे, बंद कर डालो रिलायंस को। इंडिया सेट टू स्लिप बिलो बांग्लादेश इन 2020
पर कैपिटा जीडीपी, सेज आईएमएफ। मुंबई सुसाइड हुआ था, एक बच्चे ने सुसाइड किया था, और सुसाइड करने के बाद में उसकी बॉडी जब लेके गए तो हॉस्पिटल ने उसको डिक्लेयर कर दिया ये कोविड है, और बॉडी नहीं दी। अब एक तो सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं उसका भी कारण सोचिए, ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों के, क्या क्या रीज़न है। जो जवान बच्चा जिसकी नवंबर में यानी अगले 2 महीने बाद उसकी अगले महीने उसकी एग्ज़ाम थी, वो बच्चा सुसाइड कर रहा है। और पढ़ाई करने वाला 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा था, उसके पिताजी का इंटरव्यू है, 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा था बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया। बॉडी अच्छी है, नौजवान है, ऑर्गन अच्छे होंगे, क्यों छोड़ देने का, करोड़ लाखों रुपए कमाएंगे। ऑर्गन हार्वेस्टिंग चल रही है, हाँ, कोविड के नाम पे सब्सिडी मिल रही है, तो लगाओ, जहाँ सब्सिडी आती है वहाँ पे छापते लोग, लगाओ केसेस, दबाओ सिक्के, चलने दो। इतना ब्लैक कंपनी, इतना ब्लैक मार्केटिंग हुआ है, इतना करप्शन हुआ है इस कोरोना में। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई करप्शन स्कैम होगा तो ये कोरोना है, और जिसमें भारत में तो एक नंबर है करप्शन। और इस पर तो फिर नीचे से प्यून से लेके तो प्राइम मिनिस्टर तक खाने को मिल रहा है, खाओ। चाइना के 5 डिमांड्स के ऊपर कल 12 घंटे कमांडो लेवल के लोगों की मीटिंग चली। डर कौन रहा है, भारत डर रहा है कि चाइना डर रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। चाइना के डिमांड पे भारत के 12 घंटे वहाँ पे डिस्कशन में जाते हैं कमांडोज लेवल की ऑफिसर्स, तो डरा कौन है, आप समझिए डरा कौन है। पाकिस्तान कोर्ट ने कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान को नोटिस भेजी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में है इतना दम कि वो भारत के प्रधान को नोटिस भेज सके इन चीज़ों के, किसी चीज़ के खिलाफ। कोरोना में बाहर निकलने के वजह से, जो कोरोना का पीरियड था उसमें बाहर घूम रहे थे नाना, इसकी वजह से नाती ने नाना को मार डाला। ये सबसे आखिरी न्यूज़ जो है मैं आपको बता दी, बुरी न्यूज़। अब मैं सब पे एक बार विस्तार से अब आपको बात करूँगा। औरंगाबाद में अब मास्क नहीं लगाने पे कलेक्टर ने डिक्लेयर किया है आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये मुझे पता था कुछ ना कुछ आने वाला है, ये मुझे 2013 से मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आते ही एक मेंटी जी है, उन्होंने मेरे 2013 से लेके कल आज सुबह तक मैंने जितने भी पोस्ट किए हैं वो सारे पोस्ट उन्होंने कलेक्ट किए, 3275 वो टोटल पोस्ट है मेरे, वो उन्होंने सब कलेक्ट किए, उन सभी का एक एल्बम बनाया और उन्होंने शेयर किया। ये मैं भी नहीं करना चाहता था, मैं भी इतना मजाक नहीं है, एक स्क्रॉल करना, एक पोस्ट को सेव करना आपके डिवाइस में, फिर स्क्रॉल करना, फिर एक पोस्ट को सेव करना। और ये 2020 के आज की सुबह से लेके मेरे 2013 का, जहाँ से मैंने अवेकनिंग चालू किया था लोगों को जगाना, क्योंकि तब मेरे पास फिर एंड्रॉयड फ़ोन आया था, तब तक मेरे पास साधा सिंपल फ़ोन था, किसका था वो, सैमसंग का कॉर्बी कलर्स। तो उसमें मेरा फेसबुक मुझे अच्छे से यूज़ नहीं करता था, मैं तब सिर्फ लैपटॉप पे यूज़ करता था फेसबुक। जब मैंने 2013 में नया मोबाइल लिया तब मैं फेसबुक पे आया और फेसबुक पे फिर रेगुलर पोस्ट करने लग गया था ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2013 से लेके 2020 7 साल से मैंने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट उन्होंने वो सब कलेक्ट किए। सोचिए, एक पोस्ट को अगर स्क्रॉल करके सेव करके आपके मोबाइल में करके फिर से स्क्रॉल करना है, और ये 3500 पोस्ट है वो, आप उसको अगर हर पोस्ट को आप 5 या 10 सेकंड भी अगर करते हो, 10 सेकंड स्क्रॉल करके ये करना, क्योंकि उसके वीडियोज़ आते हैं वो सबको देखना पड़ता है, तो आधा मिनट भी अगर आप सोचते हो कि एक पोस्ट को उनको सेव करने को लगता है, तो आधा मिनट मल्टीप्लाई बाय 3275 पोस्ट उन्होंने कितना किया होगा एफर्ट्स। मैं आपका सच पे धन्यवाद देता हूँ, जो मैं भी नहीं कर सकता था, जो मेरी भी कैपेसिटी नहीं है करने की, वो आपने किया है दीदी, धन्यवाद। तो औरंगाबाद में मास्क लगाने, और ये होने वाला था, मुझे पता था कहीं ना कोई कायदा आएगा जिसमें कधी हेलिकॉप्टर दिवसातून आमच्या गावातून जातात आणि त्यातून पोलीस गावात वातावरण कडक होतात, लोकांकडून जास्त दंड हेलिकॉप्टरमध्ये कोण असते, क्या पता कौन रहता है हेलीकॉप्टर में। तो ये बात आप समझिए,
किसी कोई ना कोई कायदा आएगा। अगर किसी को लगता है कि मैं दोस्तों को कहता हूँ कि यार वो वैक्सीन अगर आएगा कल वो मैंडेटरी कर देंगे और नहीं लेंगे तो मैं वो, अरे ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। जब वो आपको मास्क नहीं पहनने पर लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं, आपको जब तक सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे डॉक्टर्स के आप हेल्दी है, तब तक आपको आपके सिटी के बाहर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाए आपको मेडिकल के लेने की परमिशन नहीं दिखा रहे थे। तो ये आपको वैक्सीन्स नहीं लगवाएंगे तो आपको छोड़ देंगे? आपको लगता है ये छोड़ देंगे आपको? क्यों बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स कनाडा में? क्यों बन रहे हैं कंसंट्रेशन कैंप यूएस में? क्यों बन रहे कंसंट्रेशन कैंप ऑस्ट्रेलिया में? क्यों बन रहे कंसंट्रेशन कैंप पाकिस्तान में? क्यों ऑस्ट्रेलिया चाइना में 1996 से कंसंट्रेशन कैंप है? सबको ये लग रहा था एनआरपी एनआरसी सीए जब आया था तब सब मुस्लिमों को कह रहे थे कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, हमने क्या किया है, हमारी क्या गलती है, हमें क्यों डाला जाएगा कंसंट्रेशन कैंप में, क्यों? तब माइनॉरिटीज़ के लोग भी पूछ रहे थे अगर उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा, हमें भी डाला जाएगा। तो ये सबका जो जवाब था उसका जवाब है 2013 में म्यांमार में सत्ता पलट हुआ, सत्ता स्थापित हुई लोगों की। तब तक डिक्टेटरशिप चल रही थी वहाँ पे। जो आई वहाँ पे उनकी जो नई मुख्यमंत्री, वहाँ की नई पंतप्रधान वो जो थी उसको नोबेल प्राइज मिला था, उसको नोबेल प्राइज मिला। और वो आई और आते ही उसने 2012 में सत्ता स्थापित हुई और 2013 में जब सत्ता पे आई आते ही उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनवा के वहां पे मुस्लिम को डाल दिया। जो चीज़ किसी देश में होती है ना, मैं यही कहता हूं, कोई चीज़ किसी देश में होती है सर सेना लगा देंगे, कश्मीर दिए, बिल्कुल बिल्कुल मार्शल लॉ लगने वाला है। आप राह देखिए मार्च तक, राह देखिए, मार्शल लॉ लगाने वाले फिर से। तो ये जो था कंसंट्रेशन कैंप कंसेप्ट म्यांमार से आया था। जब म्यांमार में वो हुआ तो भारत ने भी किया। लॉकडाउन लगाने का चाइना ने कंसेप्ट दिया, चाइना ने सिर्फ एक सिटी को लॉकडाउन लगाया था, भारत के मोदी साहब ने पूरे देश को लॉकडाउन लगवा दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल ने लगाया था। आप समझिए, जो बाकी के देश करते हैं वो भारत कर रहा है। आपको लगता होगा कि यार ये बैठे बैठे इसको ये सब कहाँ से ये निकालते हैं इन्फॉर्मेशन। यूट्यूबर्स को सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा यूट्यूब का जो है चैनल वो ब्लॉक कर दिया गया है 8 दिन के लिए। मैंने मेरा 8 दिन पहले ही कहा था। मेरा फेसबुक का ब्लॉक हो जाएगा मुझे पता नहीं, मेरा यूट्यूब क्लब ब्लॉक हो जाएगा मुझे पता नहीं, मेरा ट्विटर क्लब ब्लॉक कर देंगे मुझे पता नहीं। तो मैं आपके कॉम्पिटिशन में नहीं हूँ, यूट्यूब वालों में आपके कॉम्पिटिशन में नहीं हूँ। इवन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब 8 दिन मेरा चैनल नहीं चलने वाला है, तब तक मेरा जो सेकंड चैनल है वहाँ पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ, मगर ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि वहाँ पे मुझे सिर्फ 75 सब्सक्राइबर्स है। इस पर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और लोगों को पता था ये चैनल मेरा, तो लोग शेयर करते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूबर्स को कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ आप आपके यूट्यूब पे डालिए या फिर कहीं और जो रहेगा उसका पैटर्न वहाँ पे डालिए। तो लोगों को जगाइए, मेरा वीडियो देखिए। मेरे एक एक वीडियो में आपको 10-10 वीडियो बनाने के कंटेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये कंसंट्रेशन कैंप्स, फेमा कैंप्स, ये जब बन रहे हैं दुनिया भर में, अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे, आप इसको विरोध करेंगे तो आपको वहाँ पे डाला जाएगा। पहले आपका आधार कार्ड्स के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको डालने वाले थे, अब उसके लिए नहीं, अब आपको वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। एक तो इसमें सुअर का बॉडी पार्ट्स है, इसमें गाय के बॉडी पार्ट्स है, मरे हुए बच्चों के बॉडी पार्ट्स है, इसमें अल हाइड्रोक्सिम 2 जो पता नहीं कौन सा इंग्रेडिएंट है, उसका गूगल पे कहीं भी अस्तित्व नहीं है, वो है। उसमें एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लाइफोसेट है, सब कैंसर पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर है। वो आप नहीं लगवाना चाहेंगे, बराबर है। आपके बच्चों को आप बचाना चाहेंगे, आप आपके बच्चों को मारना नहीं चाहेंगे, आप अपने खुद को मारना नहीं चाहेंगे, तो आप बचना चाहेंगे, आप बचना चाहेंगे तो आपको उठा के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। वैसे ही खामोश रहो, जो जागने वाला है उनको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। यानी किसी को नहीं छोड़ने वाली सरकार। डॉक्टर हर्षवर्धन, मोदी, बिल गेट्स, क्रिश्चियन हेरिंजर, ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है। आपको लग रहा है कि आपकी सरकार है। बिहार वालों को मेरी रिक्वेस्ट है,
गिराओ इस सरकार को, उनको वोटिंग्स के जरिए उनको बता दो हम जिंदा चाहते हैं। और आपके धोरण, आपके जो लगा रहे, सब कह रहे हैं कि देखो अब केसेस कम हो रहे, केसेस कम हो रहे। केसेस कम नहीं हो रहे हैं, ये टेस्टिंग रुकवा रहे हैं। इनको खेल समझ में आ रहा है कि लोग जाग रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लोग पैनिक ना हो, ज़्यादा लोग विरोध ना करें। जैसे कल की न्यूज़ आई है हरियाणा की, वहाँ के 2 ग्राम पंचायतों ने वहाँ पे ठराव पास किया है, बिल पास किया है। गाँव ग्राम पंचायत मिनी लोकसभा कहते हैं। ग्राम पंचायत को एक पूर्ण अधिकार है। अगर ग्राम पंचायत ने डिसीजन ले लिया कि हम टेस्टिंग नहीं करवाएंगे तो नहीं हो सकती। अगर ग्राम पंचायत ने तब एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ बात की थी कि हम इसको नहीं लागू करवाएंगे, तो वो डिसीजन कलेक्टर्स को मानने पड़ते हैं। मैं सभी ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उन सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, आप ये आपके यहाँ पे ठराव मंजूर कीजिए, ये बिल मंजूर करवाइए कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, हम टेस्टिंग नहीं करवाएंगे, और उसके साइन करके वो भेज दीजिए सरकार कलेक्टर्स को। और सभी महानगर पालिकाओं के महापौरों को, मेयर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी, आपको अधिकार है आपके सिटी में टेस्टिंग करवाने का, नहीं करवाने का, वैक्सीन देने का, नहीं देने का। आप भूल गए हैं नागरिक शास्त्र। आप जो नागरिक शास्त्र जिसमें आपको राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है, ये आप भूल गए हो। आपके दिमाग खोलिए, नहीं हो समझता तो जाइए 8th 9th 10th स्टैंडर्ड का नागरिक शास्त्र जो है वो किताब लीजिए और पढ़िए, आपके मौलिक अधिकार क्या है। इस सरकार ने हिस्ट्री एंड जो अपना इतिहास और नागरिक शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो हटा दिए हैं नए एजुकेशन सिस्टम से। क्यों? क्योंकि लोगों को उनके अधिकार नहीं पता होने चाहिए। जैसे हम पुराने एजुकेशन सिस्टम से सीखे हैं, मेरा है थोड़ा सा अभी भी मुझे याद है, मुझे मेरे मौलिक अधिकार याद है। आप भूल चुके हो आपके मौलिक अधिकार। थैंक यू अभय जी। आपके अधिकार है आपके पास, यूज कीजिए उसका। ग्राम पंचायत में हो, मैं तो नसीब मानता हूँ ग्राम पंचायत में जो लोग रहते हैं आज खेड़ों में, आपके जाके तो आपके सरपंच से, मुखिया से कहिए एक अध्यादेश, एक बिल एक पास कर दीजिए कि हम टेस्टिंग नहीं कराना चाहते। गांव वाले टेस्टिंग नहीं कराएंगे। जिसको बीमार होगा वो जाएगा खुद टेस्ट कराने, आके ज़बरदस्ती टेस्टिंग रोक सकते हैं आप, आपको अधिकार है। जो आज भी मुझसे पूछते हैं, पंजाब के गाँवों से फ़ोन आते हैं लोगों के कि सर हम कैसे बचे। सिंपल है, आपके सरपंच को बोल दीजिए, ख़त्म बात। आपके मेयर्स को बोल दीजिए, ख़त्म बात। स्कूल जा सकते हैं क्या पता नहीं मुझे। तो महामारी जो आईएएस ऑफिसर है यहाँ पे जो एक्सपायर हुए थे कोरोना के नाम पे, जो मैंने कहा था परभनी के, उनकी जो टेस्टिंग हुई थी वो यहाँ की यूनिवर्सिटी के लैब में हुई थी। और यूनिवर्सिटी के लैब में जो टेस्टिंग किट आए थे वो फॉल्टी थे, जिसके ऊपर बवाल मचा था 2 दिन से। और उस पर आज यहाँ की जो महानगर पालिका की जो मेडिकल ऑफिसर है वो उसको अब रफा दफा करने का ट्राई कर रही है। वो इस पे ब्लेम कर रही है, वो उस पे ब्लेम कर रही है। हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कंपनियों पे ब्लेम कर रहे हैं। मगर इस हज़ारों जो टेस्टिंग किट आए थे, वो जो टेस्टिंग किट्स की वजह से जिन लोगों को आपने डाल दिया आपके कोरोना सेंटर्स में, कोविड सेंटर में, और वहाँ पे जो आपने उनको इंजेक्शन दिए रेमडेसिविर के और फ्लेविविर के और जो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स दे के अगर उसमें मर गए होंगे कोई, तो ये जो खून किया है, ये खून का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ये कलेक्टर लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी औरंगाबाद का, या औरंगाबाद की महानगर पालिका की मेडिकल ऑफिसर लेती है, या क्या पुलिस कमिश्नर्स लेते हैं, या फिर जिस एरिया में वो मर गया बंदा उसका पुलिस स्टेशन लेता है, वहाँ का वार्ड मेडिकल ऑफिसर लेता है? कौन लेता है? या फिर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ ऑफ महाराष्ट्र जो है डॉक्टर अर्चना पाटिल वो लेती है, या डॉक्टर लाड़े जो डिविजनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के और अलग और 3 जिलों के, क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कौन लेता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन जिम्मेदार है ये फॉल्टी टेस्टिंग किट की वजह से जो मर गया होगा वहाँ पे बंदा अननेसेसरी मेडिसिन की वजह से? कोई भी मेडिसिन सेफ नहीं है दोस्तों, इतना याद रखिए। ना पैरासीटामोल है, ना एंटासिड जो आती है आपकी रेनिटिडिन वो सेफ है, और ये जो एंटीवायरल है इसके तो सीधे सीधे साइड इफेक्ट है, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड अटेम्प्ट्स, किडनी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, ब्रेन फेल्यूर, इसके सीधे साइड इफेक्ट है। तो इसमें अगर जिसका कोई हार्ट फेल्यूर हो गया, जिसको हार्ट अटैक आ गया होगा, जिसका कुछ किडनी फेल्यूर हो गया होगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? मुख्यमंत्री साहब लेंगे? नरेंद्र मोदी साहब लेंगे?
डॉक्टर हर्षवर्धन लेके जिसने किट लाई थी, या ICMR लेगा जिसने 2017 में करोड़ों रुपए की टेस्टिंग किट खरीदे थे? कौन लेता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? और ये सब होते वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर क्या रहा है? आंखों पे पट्टी बांध ली है आपने, कान तो खुले हैं। हम कह रहे हैं तो कम से कम कानों तक तो जाइए बात। ये स्कैम है। अनिल अंबानी का बेटा अनमोल अंबानी अगर ये बारे में ट्वीट कर रहा है और ओपनली वो वर्ड्स यूज कर रहा है, स्कैमडेमिक, प्लैंडेमिक, ये यूज कर रहा है वर्ड्स, वो समझिए इस बात को। बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ पे अंधभक्त और जो गाली दे ही दे तो चूतिया भक्त जो बैठे यहाँ पे, जो ताली बजा रहे हैं, अरे तुम्हारे बाप उस क्लब का मेंबर नहीं है जिस क्लब का इसका नाना मेंबर था। अगर वो सच बता रहा है तो तुम्हारी आंख पे तो नहीं, तुम्हारे दिमाग पे जो पट्टी गिरी है, जो पर्दा गिरा है, वो खोल दीजिए। कल एक डॉक्टर से मेरी बहस हुई, बाद में वह निवृत्त हो गया मेडिसिन को लेकर। जी तो आपको जो पता नहीं है उसको वो पता है, और वो ट्विटर पे लिख रहा है। उसके पिताजी को बेचारा बहुत बुरा मानता था, यार वो क्या आदमी है, अंबानी खानदान का है। अब समझ में आ रहा है, हर लंका में एक रावण भी रहता है और एक विभीषण भी रहता है। अब मुकेश अंबानी ने भाई को छोड़ दिया, उसको बर्बाद होने दे दिया, और घर का बेदी लंका ढाए। उसका बेटे ने आके सब सच बता दिया लोगों को। मुकेश अंबानी, तू करप्ट है, तू उस इल्यूमिनाटी का मेंबर है, ये आज खत्म समझ चुका है। और अनिल अंबानी बेचारा जो सच्चा आदमी है, वो उसको बर्बाद कर डाला तुम लोगों ने। ये बात आप समझिए। जो चीज़ आपको पता नहीं है, जो मुझे पता नहीं है, वो अनमोल अंबानी के नाना उस मेंबर थे, उसको पता है, वो बता रहा है आपको। अब तो जागो मेरे भाइयों, अब तो बात करो इस पे। सर वैक्सीन अगर लग गई तो हम कैसे वही बच सकते? हम आनंद साहब, अगर वैक्सीन लग जाती है तो आपका DNA RNA चेंज होगा, म्यूटेशन होगा, आप ट्रांस ह्यूमन बनेंगे। उसका एक वीडियो आया है जो मैंने शेयर किया है, ट्विटर पे आया था, व्हाट्सएप पे आया था मेरे। एक बच्चा जो एबनॉर्मल पैदा हुआ है वो ट्रांस ह्यूमन है, उसे ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपकी आने वाली नस्लें इस DNA RNA जो है म्यूटेशन होगा mRNA वैक्सीन से, वो चेंज कर डालेगी। आपका दिमाग, अगर मैंने जैसे कल भी कहा था, आपका लिम्बिक सिस्टम जो है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ पे आपके सेंसेस आते हैं, वो संदीप निकम साहब, उसको लगता है, जैसे मैंने कहा था, मैंने जो कोई तो भी दीवान है उसका झगड़ा हुआ था मेरा, 1.5 लाख रुपए कोर्ट मांग रहा है अब फास्ट ट्रैक चलाने के लिए। 1.5 लाख रुपए कह रहा है कोर्ट कि अगर आपको मैटर इस लॉकडाउन पीरियड में चलाना है तो आप 1.5 लाख भरो, हम इसको चलाएंगे फास्ट ट्रैक पे। नहीं मेरे पास 1.5 लाख रुपए, तो देखेंगे। तो अनमोल अंबानी जो है वो लिंक टूट जाती है इसलिए, सॉरी। वो 5G के बारे में कह रहा है, कि 5G जो लोग सोचते हैं कि वो आपको नेटफ्लिक्स बहुत फास्ट स्पीड से मिलेगा, वो दिमाग के अंधे लोग हैं। उनको पता नहीं है कि स्पीड जो रहती है वो नेटवर्क पे डिपेंड करती है। 4G को ही आप स्पीडली दे सकते हैं। जैसे नासा ने कहा था कि विसल ब्लोअर तो हम हैं जो 2013 से बात कर रहे हैं, जब वो 13 साल का था। आज वो 20-22 साल का है, जब वो 13 साल का था तब चड्डी पहनता था, तब से हम बात कर रहे हैं। तो किसी को उठा के विसल ब्लोअर मत बोल दो। 2013 से, जब चड्डियाँ पहन रहे थे, तुम चड्डियों में थे तुम लोग, तब से हम इस पर बात कर रहे हैं, 7 साल पहले से। तो मैं बोलता हूँ ना, मैं कड़े बोलता हूँ, बुरा लगता है। और कोई आके मेरे वॉल पे अगर कुछ कमेंट करता है, कल एक जन आके मुझे स्टूपिड कह रहा था सुबह, वो कह रहा है कि गोबर के जो आते हैं, क्या उसे हमारे यहाँ पे गोबर का जो उसके अगर लोग उसकी पुताई कर दी जाए घर के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, तो उसका रेडिएशन नहीं होगा। अंधा चूते, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके तूने दीवार बनवाई है उस पर गोबर लगाने के लिए,
और ये कौन सा रॉकेट साइंस हो गया कि रेडिएशन से बचने के लिए गोबर पोतो, तो खुद पे भी गोबर पोत लेके घूमेंगे हम? हाँ, इससे अच्छा टावर नहीं गिरवाएंगे, इससे अच्छा टावर नहीं बंद करवाएंगे? हाँ? और आके मुझे स्टूपिड बोल रहा है, मेरे वॉल पे आके मुझसे बदतमीजी करोगे तो मैं गाली दूंगा। ये मत समझना कि डॉक्टर है, ये भी याद रखना कि मैं मनसे का कार्य करता हूँ। हम ठोकते पहले, बात बात भी करते हैं। तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर है। जब ये कैबिन छोड़ता हूँ, ये कैबिन छोड़ने के बाद, ये चेयर छोड़ने के बाद मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े कम मराठा हूँ। टेढ़ी बात करोगे तो ठोकूंगा भी। तो ये गलती से ये मत समझना कि प्यार से बात कर रहा है, तुमका कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब मैं सरकार से पंगा ले सकता हूँ, मैं बिल गेट्स से पंगा ले सकता हूँ कोर्ट में जाके, हाँ, तो मेरी इतनी औकात है कि मैं तुमसे भी पंगा लेने की कैपेसिटी रखता हूँ, अंधभक्तों। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जो कहा है डॉक्टर टेट्रो ने, WHO का डायरेक्टर, जो कि डॉक्टर भी नहीं है, वो एक मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स सब्जेक्ट का PhD होल्डर है, वो आके हम लोगों को कह रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी ये कोई कंसेप्ट है ही नहीं लोगों में, ये सब झूठी बातें, हॉक से ये बेड। अब IMA के डॉक्टर्स को अब तो कहता हूँ, अब तो शर्म करो। अब मैं आपकी ज़मीर को चैलेंज कर रहा हूँ, अब तो शर्म करो। आइए गिरीश साहब, यही औरंगाबाद में रहता हूँ मैं। गोबर, हाँ, गोबर के पोते, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं गोबर का, गोबर की चिप, न्यूज़ भास्कर छवि, गोबर की चिप बनती है। अगर गोबर की चिप अगर लगाने से आपको रेडिएशन से बच सकते थे आप, तो मुझे बताओ जो 40 साल से जो एक्सरे टेक्नीशियंस है, जो रेडियोलॉजिस्ट है, अरे अब तो शर्म करो रेडियोलॉजिस्ट, अब तो आया में शर्म करो यार। तुम्हारी औकात भी निकाल दिया इन लोगों ने, तुम्हारे दिमाग की। तुम्हारा इसका मतलब मैंने कल पोस्ट शेयर की थी कि अब सिविल हॉस्पिटल प्राइवेट होने वाले हैं। ये समझ लीजिए, औरंगाबाद का सिविल हॉस्पिटल यानी वो एक मेडिकल कॉलेज भी है। अगर सिविल हॉस्पिटल प्राइवेट होगा, इसका मतलब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी प्राइवेट होगा। आज एक MBBS को एडमिशन लेने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए लिया जाता है, और सिविल हॉस्पिटल में वही मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, एक गरीब का बच्चा 20 से 25 हज़ार रुपये में, ऊपर से उनको तो अगर कैटेगरी में है तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, फ्री में डॉक्टर बन जाता है वो। अब आपके सिविल हॉस्पिटल अगर प्राइवेट होने वाले हैं, तो आपके सिविल हॉस्पिटल से अटैच जो मेडिकल कॉलेज है वो भी प्राइवेट होने वाले हैं। आप समझ नहीं रहे हो बात को। मैं क्यों चिल्ला के आपको ये बात बता रहा हूँ, समझिए। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर प्राइवेट हो गए, तो उससे अटैच जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो प्राइवेट हो जाएगा। एक एक मेडिकल, आप जो ख्वाब देख रहे हो, जो 12th के बच्चे हो, जो नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, जो सोचते हैं कि हम प्राइवेट में नहीं ले सकते एडमिशन, जैसे हमारे यहाँ पे एक बच्चे ने, मेरे पास डाली थी पोस्ट कि उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका नीट में स्कोर अच्छा नहीं आया, और उसको जो उसकी अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन था कि उसको रिजर्वेशन मराठा कैटेगरी से जाके उसको मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा, मगर मराठा आरक्षण खारिज हो चुका है, तो उसने सुसाइड कर लिया। कितने बच्चे बैठे अपेक्षा में कि जिनके पास पैसा नहीं है और वो जाके प्राइवेट के में दाखला नहीं ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट के सीट्स पे अपेक्षा कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस अगर प्राइवेट हो जाएंगे, तो मेडिकल कॉलेजेस भी प्राइवेट हो जाएंगे। डॉक्टर्स, इट्स नाउ अबाउट आवर इथिक्स, इट्स अबाउट द डॉक्टर रिलेशंस एंड डॉक्टर प्रोटोकॉल्स। अब तो शर्म करो यार, FMT में सीखे सेकंड ईयर में, अब तो बात करो। हर्ड इम्यूनिटी पे आ गई ये बात। एक पोस्ट आई थी पिछले महीने जिसमें ये WHO का डायरेक्टर कह रहा था, और ये भारत के आरोग्य मंत्री कह रहे थे कि माँ के दूध से बच्चों में इम्यूनिटी नहीं आ सकती है। ये कौन सी बात है भाई, ये कौन सी बात है? ये लोग पूरी मेडिकल सिस्टम के जो नींव है उसको हिला रहे हैं। आप डॉक्टर बने हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बने हो, एक शपथ भी ली जाती है डॉक्टर बनने के बाद ह्यूमैनिटी की, उसको भी भूल रहे हो। गाड़ी बंगले ऊपर नहीं ले जाओगे भाई साहब। अगर वैक्सीन लग जाएगा ना,
तो जब आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, लूड़े पकड़े पोलियो पैरालाइज हो जाओगे, तो कार के एक्सीलर, भले तुम्हारे पास मर्सिडीज होगी, उसके एक्सीलेटर पे पैर नहीं रख पाओगे, ना उसका स्टीयरिंग पकड़ पाओगे। डॉक्टर्स हर्ड इम्यूनिटी को अगर आप इस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो उस बोगस टेट्राओ के कहने पे, इतना याद रखिए, बुरा आदमी तभी तक बुराई करता है जब तक खामोश आदमी, सच्चा आदमी उसको खिलाफ बात नहीं करता है। ये लोग तभी तक बात कर सकते हैं जब तक आप जैसे डॉक्टर्स बाहर आके इस पे बात नहीं करोगे। आपका ज़मीर ज़िंदा नहीं है तो कम से कम आईने में जाके ये बोल दो कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बना हूँ, मुझे डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए बना है, मुझे लोगों के कोई लेना देना नहीं। और ये बात आपके बच्चों के आंखों में जाके बोल देना, बच्चे मैं डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए बना हूँ, मुझे इथिक्स के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। लोग माँ का दूध बच्चों में इम्यूनिटी पैदा नहीं कर रहा, ये बोल रहे हैं, हाँ मैं मान रहा हूँ उसको, मैं भूल चुका हूँ, पैसा दिख रहा है सिर्फ मुझे। वो आके कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। तो आप ये बात मान रहे हो कि वो डॉक्टर टेट्राओ जो कह रहा है, WHO का डायरेक्टर, और जो हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है, जो कि खुद एक MBBS MS सर्जन है, तो आपका ज़मीर कहाँ है? मेरे एक दोस्त थे CA, मैंने उनको कहा कि यार मैंने ऐसी बात की थी। उसने क्या कहा मालूम है? अगर किसी CA ने आके अगर हमारे CA को अगर सभी इसको कह देता कि तुम CA लोग से ऐसे कर रहे, तुम्हारा इथिक्स कहाँ है, हमारे CA आग बबूला हो जाते थे, हो जाएंगे अगर हमने से किसी सुन लिया तो। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको आज़ाद साहब कह रहे हैं, आपको डॉक्टर टुमानी साहब कह रहे हैं, आपको डॉक्टर कोठारी साहब कह रहे हैं, आपका ज़मीर कहाँ है? हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यार लोग, हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। नहीं लोगे वैक्सीन, आपको लग रहा है आज हम पैसे कमा रहे हैं, हाँ हम पैसे कमा रहे हैं, हमको क्या है सरकार। यही मैं कह रहा हूँ, गरीबों को अनाज देना बंद करो, वो आंदोलन करेंगे। डॉक्टर लोगों को जो सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो बंद कर डालो, डॉक्टर लोग कैसे बाहर नहीं आते देखना। जो कोविड पेशेंट के नाम पे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए जो मिल रहा है डॉक्टर्स को फंडिंग, वो रोक दे। यही तो सब खेल है। वर्ल्ड बैंक को समझ चुका है लोगों को किस तरह से खरीदा जाए, किसको क्या दिया तो खामोश बैठ जाता है। कुछ पैसों के फेंक दो गड्डिया, लोग खामोश बैठ जाएंगे, नहीं करेंगे बात। पैसा रोक दो, सब खेल पैसे का है। जो मैंने कहा है कि 20 स्टेट्स को 68,825 करोड़ रुपया लोन देने का परमिशन दिया है सेंट्रल ने। पिछले 6 साल में भारत ने 60 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक की जो सेक्रेटरी बनी है वो इंडियन है पिछले साल। और वर्ल्ड बैंक दुनिया को कर्जे में डुबाना चाहता है। वर्ल्ड बैंक दुनिया को टेक ओवर करने के लिए 2 तरीके आते हैं। अगर आपको किसी की ज़मीन हथियानी है तो वहाँ पे जाके उसको मार डालो गोली मार के, या फिर उस पर इतना कर्जा करो कि वो आपके कर्जे में डूब के आपके नाम से ज़मीन लिख दे, या फिर उस पर जो है बरसात, जैसे एक्स्ट्रा बरसात हो रही है जिसमें उसका पूरा नुकसान हो जाएगा। जब उसका नुकसान हो जाएगा तो वो ज़्यादा दिनों तक उसमें से उत्पादन नहीं ले पाएगा, और आखिरकार में एक तो आत्महत्या कर लेगा, नहीं तो वो ज़मीन किसी और को बेच देगा। यही सीधा सिंपल जो आपके गांव में, आपके देहात में जो खेल चलता है, यही वही खेल है नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का। वर्ल्ड बैंक, भारत एक किसान है समझो, और उसको इतना पैसा दे रहा है, इतना कर्जा दे रहा है, 101 लाख करोड़ रुपए कर्जा हिंदुस्तान पे है। आप बात समझिए, भारत पे कितना कर्जा है? 101 लाख करोड़ रुपए। अगर उसका मैंने जब वीडियो बनाया था, उसका जब मैंने पोस्ट किया था, तो लोगों ने कुछ उसका कैलकुलेशन किए थे और निकला था जो बच्चा आज माँ के पेट में है, जो पैदा भी नहीं हुआ है, उसके सर पे भी 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये का कर्जा है उसके पे। अगर आप कल मरने वाले हो,
बुढ़े हो आप 180-90 साल के और कल मरने वाले हो, तो भी मरते वक्त आपके सर पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मोदी साहब ने रखा है लाके। क्या होगा इसका परिणाम? मोदी साहब झोला उठा के चल दिएंगे। है ही उम्र कितनी, 60-65 साल है, और 5-10 साल ऊपर नीचे, तो 60-65 साल के एक बार वो झोला उठा के चल दिए। तो ये जो कर्जा है, ये कर्जा तो आपको और मेरे बच्चों को भुगतना पड़े, उसको फेडना पड़ेगा। कर्जा लिया है तो ईएमआई तो देना पड़ेगा ना। पिक्चर था संजय दत्त का, और इसका तो भी गाना भी है, कर्जा लिए, लोन लिया है तो ईएमआई भी देना पड़ेगा। तो ये जो 101 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा लिया है, जो आप तक नहीं आया है, जो आप तक नहीं आया है, गया कहाँ है वो जो 60 लाख करोड़ रुपए ये 5 साल में लिया गया, प्लस जो आरबीआई से 1 लाख करोड़ रुपए अलग से निकाला गया, 1 लाख करोड़ रुपया जो अलग से उठाया गया पिछले साल चुनाव जीतने के बाद, आते ही सरकार ने जो उठाया था, वो पैसा गया कहाँ है? कोई बता सकता है? तो ये जो अब समझो, ये जो किसान था, जो मैंने दिखा एग्जांपल, ये किसान था, इस पे 101 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। अब ये किसान ये पैसा नहीं दे पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? इसकी जो ज़मीनी वैल्यू है, जो भारत की भूमि की जो वैल्यू है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे आपका बच्चा बैठा है घर में, वो जो ज़मीन है आपकी, भारत माता जो है, इसका ये गुलाम बन जाएगी। ये जो किसान है, भारत किसान जो है, पूरा भारत माता जो एक मदर इंडिया है, ये मदर इंडिया पे 101 करोड़ रुपए का कर्जा, 101 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी साहब ने किया है। अब ये जब कर्जा ये मोदी साहब नहीं फेड पाएंगे, अमर तो नहीं है मोदी साहब, अमर तो नहीं है ना भाई, भगवान का रूप मानते हैं ना आप लोग, कहते भगवान है वो। अब उनका ब्रेन वॉश हुआ है, सॉरी, उनका ब्रेन कंट्रोल किया गया है कि मोदी साहब ही रिप्लेस कर दिए हैं। क्या पता क्या हुआ है मोदी साहब को अपने। अब वो मोदी साहब ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, लाखों करोड़ों भारत माता पे कर्जा किया है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आसाम से लेकर मुंबई तक जो भारत का जो भूभाग है, ये भूभाग कर्जे में है। भारत का 140 करोड़ लोक संख्या, उस पर हर एक के सर पे 75,000 रुपये कर्जा है। जब ये फिटे हम दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? ये भारत माता जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलाम बनी थी, आज वो गेट्स फाउंडेशंस और वर्ल्ड बैंक की गुलाम बन जाएगी। 68,825 करोड़ रुपए जो 20 राज्यों को लेने की उन्होंने परमिशन दी है, अब भारत माता गुलाम बन चुकी है, अब इनको राज्यों को गुलाम बनाना है। ये अब आप कहीं से हो, आप कर्नाटका से हो, आप यूपी से हो, आप एमपी से हो, आप पश्चिम बंगाल से हो, आप जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, उत्तराखंड, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, दीव, दमन, गोवा, कहीं के हो, अब आपके राज्य गुलाम बनाए जाएंगे। सिस्टम वाइज जो है, सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो ख़त्म किया जा रहा है लोकतंत्र। सिस्टमिक वे से आपको गुलाम बनाने की पूरी ज़बरदस्त प्रोसेस चालू है। भारत ख़त्म करो, राज्य ख़त्म करो, ज़िला ख़त्म करो, ग्रामीण व्यवस्था ख़त्म करो, और फिर भी आप जाग नहीं रहे हो। विरोध करोगे, कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे। क्या होता है कंसंट्रेशन कैंप में? 1996 में आप देखिए जाके चाइना में, वहाँ पे 50 लाख लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया था, और उनके जिंदा अंगों को, बॉडी पार्ट्स को जिंदा काट के बिना एनेस्थेसिया दिए निकाल के ब्लैक मार्केट में बेचा गया था। चाइना ऑर्गन हार्वेस्टिंग स्कैम 2014 डाल के देखिए, वहाँ पे वो डॉक्टर जिसने ये सब उजागर किया है, यूएन में जाके बात की है। आपको लगता है फेमा कैंप में झूठ बात कर रहा हूँ, जाके फेमा कैंप्स इन अमेरिका डाल के देखिए, आपको दिख जाएगा। मैंने उसकी यूट्यूब लिंक्स शेयर किए हैं यहाँ पे।
चाइना में जाइए, कंसंट्रेशन कैंप डाल के देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके जाके कंसंट्रेशन कैंप देखिए। जब वहाँ पे उन कंट्रीज़ में कंसंट्रेशन कैंप बन रहे हैं, भारत में तो बने हुए हैं, आप भूल गए हो। विरोध करना चाहोगे, कंसंट्रेशन कैंप्स डाल दीजिए। नहीं करोगे तो वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लोगे, प्रिपेयर्डनेस 101 CDC फॉर अमेरिका, ये वेबसाइट पे जाके देखिए क्या है, क्या इम्पैक्ट करता है। डॉक्टर कैरी मेडिच जो है, मॉडर्ना का वैक्सीन एक्सप्लेन किया उन्होंने, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हम क्यों डरे हुए हैं, हम क्यों नहीं लेना चाहते वैक्सीन्स, हम क्यों आपको बता रहे हैं चीज़ें। हमें कोई शौक नहीं है, आपके सामने आके ये सब बातें बताना मुझे कोई शौक नहीं है, मगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई नहीं बताने वाला आपको, ये मुझे पता है। मेरी मजबूरी है आपको बताना। थाईलैंड में, इतना सा देश है थाईलैंड, इतना सा, कभी जाके वर्ल्ड मैप पे जाके सर्च कीजिए, थाईलैंड वर्ल्ड मैप पे जाके देखिए, इतना सा देश है थाईलैंड। वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके सरकार के खिलाफ और उनके तानाशाहों के खिलाफ और गुलामी के खिलाफ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है, जिसे 140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, हज़ारों भाषाएं बोली जाती है यहाँ पे। वो लोग गुलाम बन चुके हैं। उसका असर देखना चाहते हैं आप गुलाम बनने का? एक पोस्ट शेयर की है मैंने अभी। एक नाती ने अपने जो नाना है उनका खून कर डाला। किस लिए? क्योंकि वो कोरोना के पीरियड में बाहर घूम रहे थे और उसको नाती को डर था कि मुझे कोरोना हो जाएगा। अपने खुद के नाना का खून कर डाला इस फेक वायरस के चक्कर में, अपने खुद को नाना को मार डाला उसने। ये है गुलामी, असल में गुलामी। ये इसे ब्रेन की, इसकी दिमागी गुलामी कहा जाता है। अगर आप कल वैक्सीन नहीं लोगे तो आपका बेटा आपको मार डालेगा। ठीक है, नसीब है मेरी माँ और मेरे पिताजी की मैं जब बात करता हूँ, जब मैंने कहा पापा कि ये जो है मास्क, ये मास्क जो है आपकी तबीयत को हानिकारक है, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। उन्होंने सवाल किया बाकी, अरे वो लोग तो कहते हैं ये ऐसा ऐसा है। मैं कहता हूँ बेटा हूँ आपका, बात मानो मेरी। तब उन्होंने मान लिया। हाँ, और जब आप उनको मैंने कल बात सुबह बताया कि पापा वो मुकेश अनिल अंबानी का बेटा है, वो मैं जो कह रहा हूँ वही वो ट्वीट कर रहा है, तो वो बड़े खुश हो गए, बोले अरे सही बात, अच्छी बात है। बोले मेरी माँ को जब मैंने 2 दिन पहले बताया कि कोविड के नाम पे लोगों को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में बॉडी नहीं दे रहे, तो मम्मी को याद आया, अरे अपने गांव का भी एक जो थे नाना जी, तेरे दादाजी, चचेरे दादाजी, उनको हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक को घाटी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने वो बॉडी दी नहीं, तो वो बॉडी दी नहीं तो उसकी बॉडी जो है पार्ट्स वो भी निकाल लिए होंगे उन्होंने। ये मेरी माँ मुझसे कह रही है। तो नसीब कि मेरा भाई जो है वो, उसको भी थोड़ा समझती, मैं बताता हूँ तो थोड़ा मानता है, तो मुझे तो नहीं मार डालेंगे, मगर तुम अगर जाके कहोगे तुम्हारे घर को, जिसको पता नहीं है कि हमको वैक्सीन नहीं लेना है, मार डालेगा तुमको। जब आज की बात हो सकती है, कोरोना में घूमा नाना, इसकी वजह से नाती ने उसको मार डाला है, तो कल अगर वैक्सीन को जो विरोध करेगा उसको भी मार डालेंगे। समझिए, ये गुलामी है, और ये गुलामी दिमाग पे दौर पे थी, अब आपके जेबों में, आपकी जेब तक आई है, आपके पॉकेट तक आई है वो गुलामी अब, क्योंकि आपके स्टेट्स भी अब कर्जे में डूबने वाले हैं। आपके भारत तो गुलाम में, आर्थिक गुलामी में तो चली ही गया है। मैंने कहा था कि भारत ही क्यों, कोरोना के लिए भारत ही क्यों, और ख़ास करके महाराष्ट्र ही क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो देश को 23% टैक्स देता है, रिवेन्यू देता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई की कमर तोड़ डालो, महाराष्ट्र की कमर टूटेगी, महाराष्ट्र की कमर तोड़ डालो, भारत की कमर टूट जाएगी।
तो इसलिए महाराष्ट्र बहुत ज़रूरी है लॉकडाउन में जाना, तभी इकोनॉमिकल क्राइसिस भारत में हो सकते हैं। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंदिर खोल नहीं रहे हैं और ऊपर से धमकी दे रहे हैं लॉकडाउन लगवाने की, मास्क पहनो नहीं तो लॉकडाउन लगवाएगा। कहाँ लिखा है, मेडिकल के कौन से बुक में लिखा है? मुझे मुख्यमंत्री साहब से, मुझे आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र के, मुझे आरोग्य मंत्री भारत के, मुझे भारत के पंतप्रधान, इनको पूछना है कि मेडिकल के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जो बुक है उसके कौन से पन्ने में, कौन से टॉपिक के कौन से पन्ने में और कौन से लाइन में लिखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड द लॉकडाउन इज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर द वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं मेरे साथ, आप मुझे वो बुक, वो प्रिवेंटिव पीएसएम के उस बुक में का उस टॉपिक का और उस लाइन का एक स्क्रीनशॉट आप दिखाइए। वायरल इन्फेक्शन गिव्स अ रेजिस्टेंस पावर, इट्स कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। और वो एवरी वायरल फीवर हैज़ अ 7 day लाइफ स्पैन, 3 दिन आना, 1 दिन रुकना और 3 दिन बाद चले जाना। ये हर वायरल फीवर का बेसिक पैथोलॉजिकल पैटर्न है। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर नंदन सर अगर झूठ बात होगी तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं झूठ बात कह रहा हूँ। हर डॉक्टर ये जानता है, हर डॉक्टर, वो माने न माने उसको पता है, उसका दिल उसको बताता है कि सिर्फ 7 दिन अगर आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट जाके लोगे तो भी आप 7 दिन में ठीक होते हो। अगर आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट जाके नहीं लेंगे तो आप 1 हफ्ते में ठीक होते हो। बात समझी मेरी आपको? डॉक्टर के पास जाके लोगे तो 7 दिन लगेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाके ट्रीट होगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। ये कंसेप्ट है वायरल फीवर का, सीधी सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो है बात फॉल्टी RT-PCR, अब तो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर भी मान रहे हैं कि फॉल्टी टेस्टिंग किट आए हैं। साहब फॉल्टी टेस्टिंग किट नहीं, वो पूरा का पूरा स्कैम ही फॉल्टी है। 1980 में जो 1980 में डॉक्टर कैरी मुलिफ जो है, उन्होंने इस RT-PCR टेस्टिंग किट ढूंढ के निकाली। ये डॉक्टर, ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ये भारत के मुख्यमंत्री को, भारत के पंतप्रधान को भी मालूम नहीं होगा, ना डॉक्टर हर्षवर्धन को मालूम है, ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ना बंगाल के, ना पंजाब के, ना दिल्ली के, ना कर्नाटका, ना केरल, ना राजस्थान, ना गोवा, ना कहीं। उस 1980 में डॉक्टर कैरी मुलिफ ने वो टेस्टिंग RT-PCR टेस्टिंग की ढूंढ के निकाली। उसके लिए उनको 1990 में नोबेल प्राइज मिला। और वो डॉक्टर जो थे कैरी मुलिफ, उन्होंने RT-PCR टेस्ट को डायग्नोस्टिक लेवल पे यूज़ ना करने को कहा था, उन्होंने बताया था। इसलिए उनका जो प्लान था 2009 में स्वाइन फ्लू के, 2012-13 में बर्ड फ्लू पे, इस पे वो RT-PCR टेस्टिंग किट यूज़ करनी है, तो उन्होंने विरोध करते रहे। जब वो 2018 में गुजर गए तब उन्होंने 2019 में ये वायरस लाया और वो RT-PCR टेस्ट यहाँ पे लागू करवाई। इसीलिए इनका ये जो खेल है सारा का सारा वो सक्सेस हो पा रहा है, क्योंकि वो RT-PCR टेस्ट है वहाँ पे, और हम जैसे लोग हैं हम उसको नंगा कर रहे हैं। हम आपके जो चड्डी पहनी उसका नाड़ा हमने खोल दिया है, मोदी जी से और हर्षवर्धन जी और मुख्यमंत्री जी और टोपे साहब, वो नाड़ा खुल गया है। 2017 में आपने करोड़ों रुपए के टेस्टिंग किट खरीदे हैं, उसकी लिंक मैंने शेयर की है। अब तो अनिल अंबानी का बेटा अनमोल अंबानी भी बोल रहा है, अब तो नंगे हो चुके हो, अब तो बस करो ये कोरोना का स्कैम। 90% भारतवासियों को कोरोना होके गया है, ये खुद सीरो रिपोर्ट कह रहा है। कितने दिन नाटक करोगे ये, कितने दिन सेकंड, ये बिल गेट्स कह रहा है, until and unless second generation vaccines came in market we don't go for the normal। तू कौन है, आई थी गाली मुंह में, रुक गया मैं। तू कौन है ये बताने वाला, डॉक्टर है तू? उसने कमेंट की थी, मैंने पोस्ट शेयर की है, वो इलॉन मस्क को कह रहा है, सुनो जोक सुनो, ये बिल गेट्स इलॉन मस्क को कह रहा है, यू आर नॉट अ मेडिकल प्रोफेशन पर्सन, यू डोंट टॉक अबाउट द वायरसेस एंड द वैक्सीनेशन। फिर से गाली आई थी, रुकी। तो तू कौन सा बड़ा 30 मार्क है मेडिकल प्रोफेशन का बिल गेट्स? हाँ,
तेरे बाप तेरे को देके गया था डिग्री मेडिकल प्रोफेशन की, डॉक्टर लगाए तेरे नाम के सामने, कॉलेज ड्रॉप आउट है तू। हाँ, टेक्निकल जो चीज़ें हैं, तेरे बाप के पास पैसा था। लोग ने मुझे बहुत बहुत डिस्कशन किया मेरे साथ, जो मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करोड़पति घर में पैदा हुआ बंदा है और बिल गेट्स नहीं। तो उसने मुझसे बहुत दिमाग लगाया, तुझे क्या पता, तू ये है, तुझे नहीं जानता, वो भी अमीर घर का है। भाई वो जो था वो जॉर्ज बुश सीनियर का असिस्टेंट था, उसका बाप, जो पिछले हफ्ते मर गया। बिल गेट्स सीनियर जो है ना, उसका बाप पिछले हफ्ते मर गया। वो जॉर्ज बुश सीनियर का असिस्टेंट था एडवाइजरी बोर्ड में। और इसकी जो माँ है बिल गेट्स की, वो आईबीएम कंपनी में जो थी वो चेयरपर्सन थी, चेयरपर्सन की असिस्टेंट थी, पीए थी वो। तो वो करोड़पति घर की पैदाइश नहीं था, वो करोड़पति लोगों के यहाँ पे काम करने वाले लोगों का वो बच्चा था। तो उसको जैसे हम आपके जैसे यहाँ पे जो सालदार रहता है जो काम करता है, उसके बच्चे को अगर कुछ पसंद आ गया तो हाँ ठीक है ले ले रख ले, तो वैसे उसको एक कंप्यूटर का ये उसका ये माइक्रोसॉफ्ट उसने ढूंढ के निकाला, वो उसने भी ढूंढ के नहीं निकाला था। उसका जो दूसरा एक गरीब दोस्त था, उसका पार्टनर था, उसका वो दिमागी आइडिया थी, तो उसने वो दिखाया था। फिर इसने इसके बाप को दिखाया, उसने उसके बीबी को दिखाया, वो जाके उसने उसके आईबीएम को दिखाया। आईबीएम ने फिर उसने उसको फंडिंग किया और फिर ये चीज़ मार्केट में लाई। तो ये बिल गेट्स ये चिंदी चोर है, पैसे कमाना, लोगों को बेवकूफ़ बना के, ये उसका धंधा है। पहले ये लाता था। आपको एक बात बताता हूँ, आप भूल गए होंगे। नोकिया बहुत टॉप पे चल रहा था, याद होगा आपको। जब मोबाइल्स 2002-2005 के बाद में जब मार्केट पकड़ा गया, अच्छा ग्रो करने लगा, पता नहीं मार दिया गया, पता नहीं मारा या कैरी मुलीफ को मारा या मारा नहीं, पता नहीं। तो जब नोकिया मार्केट में बूम कर रहा था, तो और जब सिस्टम चेंज हो रही थी 2013-2014 के आसपास, एंड्रॉयड मोबाइल आने चालू हो गए थे, एंड्रॉयड सिस्टम आई थी। तो जो नोकिया का जो सीईओ था वो चेंज हुआ और उनको कहा गया कि आप जो है एंड्रॉयड सिस्टम हम यूज़ नहीं करेंगे। लोग जो भेड़ बकरी भाग रही है जिस तरफ, हम उसकी तरफ नहीं भागेंगे, हम विंडोज़ यूज़ करेंगे। तो नोकिया विंडोज़ में चला गया, उसने विंडोज़ मोबाइल लाए जो बाद में फेल हो गया। विंडोज़ फेल हो गया, ये 2019 तक का 5 साल चले गए, 2019 का टाइम हो गया। ये सब पीरियड में नोकिया को समझ में आने लगा कि हम मार्केट के बाहर जा रहे हैं। जो बाकी की कंपनी है, रेडमी, ओप्पो, सैमसंग, ये सब एंड्रॉयड यूज़ करके आज करोड़ों कमा रहे हैं और हम मार्केट के बाहर जा रहे हैं। तो वहाँ के जो बाकी के बोर्ड मेंबर थे उनको डाउट्स आने लग गए कि ये किस तरह से ये सीईओ है, ये डिसीजन ले रहा है कि हम एंड्रॉयड नहीं यूज़ करना। जब उसको उन्होंने वहाँ पे शो कॉज नोटिस बजाई, वो भाग गया, उसने कंपनी छोड़ दी। वो कहाँ गया, गेस कर सकते हो? वो विंडोज़ में गया। विंडोज़ वालों ने उसने वहाँ पे नोकिया में इसको इम्प्लांट किया था, नोकिया बर्बाद करने के लिए। अब नोकिया वर्ड हटा देता हूँ मैं और वहाँ पे भारत कहता हूँ। इसको इम्प्लांट किया गया भारत को बर्बाद करने के लिए, विंडो के आदमी ने। स्टोरी यही खत्म हो जाती है अगर समझ गई है। नोकिया बर्बाद किया बिल गेट्स के विंडोज़ ने। नोकिया हटा दो वर्ड्स, भारत रखो। विंडोज के बंदे ने भारत बर्बाद कर दिया। नाम भी नहीं लिया, कंसेप्ट भी समझ गए होंगे। ये है सच असल स्टोरी, ये है असल स्टोरी और कुछ नहीं है। और ये बर्बादी नोकिया की आपके सामने हुई है। आज रिपोर्ट्स आए हैं कि बांग्लादेश की जीडीपी भारत की जीडीपी के ऊपर चली गई है। यानी रेडमी पाकिस्तान, ओप्पो बांग्लादेश, इंडोनेशिया वन टच, भूटान जो छोटे देश है वो सैमसंग, उन्होंने नोकिया पे टेक ओवर कर लिया। वो उनका बूम चल रहा है मार्केट, और नोकिया आज के घड़ी में किसी के पास भी नहीं है।
इन देशों की जीडीपी भारत की जीडीपी के ऊपर चली गई है, और हमारी जीडीपी जमीन चाट रही है। अब भी नहीं जागना चाहते हो, अभी भी आंदोलन में नहीं आना चाहते हो, तो ये 75,000 करोड़ का कर्जा जब 1 लाख हो जाएगा, और जब तुम्हारे ज़मीनों पे अधिग्रहण आएगा, जो बिल आया है कृषि बिल, जो आपके ज़मीन अधिग्रहण करोगे, डॉक्टर लोग आपके पास भी ज़मीन होगी, मेरे पास भी ज़मीन में, मैं भी किसान हूँ। कल मैं तो मराठा समाज से आता हूँ, यहाँ पे मेरी शादी हुई तो भी मेरे जो ससुराल वाले जो जब आए थे, भाई तू डॉक्टर है, ठीक है, ज़मीन कितनी है तेरे पास, मुझे पूछा गया था, पूछा जाता है। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं डॉक्टर्स, मराठा जो होंगे या फिर राजपूत होंगे या पटेल होंगे, ये जो ज़मीन रेड्डीज होंगे, उनको पूछा जाता है। डॉक्टर भी रहने दो या फिर इंजीनियर होने दो, शादियों के वक्त पूछा जाता है ज़मीन कितनी है। ज़मींदार जो है जिस पंजाब में, मेरे ख्याल से उनको भी पूछा जाता होगा, भाई तू है, तू डॉक्टर है, तू सब कुछ है, ज़मीन कितनी है तेरे पास। तो ज़मीन जो है, जो अपनी माँ है, भारत माँ है, इसकी अब जो है ये लोग तहस नहस कर देंगे। पेरू जो देश है, मेचू पिचू वहाँ का जो एक प्रदेश है, जो हिस्टोरिकल इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब मानव जात का जब मानव थे ज़मीन पे, जैसे मोहनजोदड़ो और जो अपना है वो पाकिस्तान में अभी वो चला गया एरिया, वहाँ पे उत्क्रांति दिखी है, वहाँ पे मानव थे, वो साथ थी वहाँ पे, उसके वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बड़े वहाँ पे आए हुए नदी के बहाव में, मगर उसके उत्पत्ति, जी जी जी, वही वो कहा ना, हिंदी हिंदी जो है ना, वो थोड़ी, हम महाराष्ट्र में मराठी भाषा, मराठी मानुस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा, मैं इवन मनसे का हूँ, तो हम उस पर हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, ये जो थे ये वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए। मगर उसी टाइम पे जब पेरू जो था, वहाँ पे वो पहाड़ी एरिया में है, वहाँ पे जो फ्लड जो थी, जिसे हम जो क्रिश्चियन बाइबल में भी है, जो मुस्लिम के कुरान में भी है, और जो हिंदुओं के इसमें भी है, वेदों में, कि एक बहुत बड़ी भारत पूरे देशों जग भर में एक जगबुड़ी हुई थी, और उसमें फिर वो जो था मनु, उसने अब सब लोग जानवरों को इसको बोट में बिठाया उधर, बाइबल में किसी एक का नाम है जिसने वो बड़ी बोट बनाई, फिर सबको बचाया, फिर ये सब जो कंसेप्ट है, आप समझ रहे हो मुझे क्या कहना है। तो वो टाइम का वो मेचू पिचू है, जिसके वो ऊपरी टॉप पे लेवल के होने की वजह से हजारों साल बाद भी वो वहाँ बचा हुआ है। और उसको देखने के लिए जो जेतस कात्यामा, इनकी 7 महीनों से ख्वाहिश थी मुझे वो देखना है, और वो 7 महीने से पेरू के एक होटल में रुके हुए थे। उनके लिए जो है पेरू ने टूरिज्म खोल दिया। ये बात आप समझ लिए, थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ लो। एक टूरिज्म स्पॉट खोल दिया गया क्योंकि उसको 7 महीने से वो दुनिया का जो अकेला स्थान बचा है जहाँ पे मानव जाति का जो प्रोग्रेस हुई, जो ग्रोथ हुई, उस मिचू पिचू को वो देखने की चाहत से गया था। मंदिर तो आपके घरों के नुक्कड़ पे है। वो चाइना का बंदा, जापान का बंदा पेरू जाके 7 महीने नोहा वहाँ पे जाके रुका है, और वो उस चीज़ को देखना चाहता है जहाँ से मानव जाति का विकास हुआ।
और जिस मानव जाति को बनाया है, उस मंदिरों को, उस मस्जिदों को, उस गुरुद्वारों को, उस चर्चेस को आपने बंद करके रखा है। आप भगवान के ऊपर हो गए हो। इवन कल का एक तो पोस्ट आई थी, ये जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ये तो कह रहा है भगवान की पूजा अर्चा जो है धूमधाम से नहीं करनी चाहिए। आप भगवान के ऊपर चले गए हो। जो भगवान ने जग बुढ़ी होने से बचाया था नोहा के जरिए, मनु के जरिए, आप उसके भी ऊपर हो गए हो। जो वायरस आप में आके चला भी गया 90%, आप उसके लिए भगवान को रोक रहे हो। भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी हो, एक ही सोर्स है आखिर में। नाम अलग दिए जाए, सोर्स चेंज नहीं होता है। एनर्जी सोर्स जो है एक ही है। और लोग एक ने मुझे कल कमेंट की थी मेरे यूट्यूब पे कि इसको मार डालेंगे, इसकी फैमिली को मार डालेंगे। कोई गम नहीं, मार डालेंगे। जो है ये विवेकानंद जी की बुक लाइफ आफ्टर डेथ, तो जब मर जाएंगे तो आत्मा उठेगी। आत्मा तीसरे प्रहर में बहते हुए जाएगी पश्चिम में, फिर वो हवा के साथ जाएगी आसमान में जाएगी, बादलों में जाएगी, बादलों से होते हुए फिर से आएगी ज़मीन पे, बारिश के रूप में ज़मीन पे आएगी, पानी के साथ पानी में आएगी, धरती में जाएगी, धरती से फैलो पौधों में जाएगी, फल पौधों में से कोई खाएगा, जहाँ पे डेस्टिनेशन लिखी होगी उसके पेट में जाएगा, उसके वीर्य में जाएगा, उसके स्त्री बीज में जाएगा, फिर पैदा होंगे, फिर आएंगे, फिर 20-25 साल में जब मैच्योर होंगे फिर लड़ेंगे, फिर मारेंगे, फिर जाएंगे। लाइफ आफ्टर डेथ चलती रहती है, रीबर्थ चलते रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलते रहते हैं। इसलिए डेस्टिनेशन आपका जो है, डेस्टिनी आप डिसाइड करते हो और वो आपके नसीब में लिखी होती है। मैं रिलीजियस हूँ, मानता हूँ, तो है जागो, जगाइए। वरना है आपके लिए वैक्सीनेशन आने वाला जनवरी में। तालियां बजाइए, ठालियां बजाइए, ढोल बजाइए, ताशे बजाइए, नगाड़े बजाइए। अगर बचना है तो कलेक्टर्स को, आपके कमिश्नर्स को, आपके पुलिस कमिश्नर्स को, आपके मुख्यमंत्री को लेटर लिखिए। हमें धर्म के आधार पे वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश करके रिलीजियस एग्जम्पशन चाहिए। हमारे धर्म में गाय का, सूअर का और मरे हुए बच्चों के खाने का पाप हम नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपको हमें वैक्सीन दे के ट्रांस ह्यूमन बना के ही मारना है, उससे अच्छा फांसी लगवा दो या गोली मार डालो, फिर जन्म लेंगे, फिर आएंगे, फिर लड़ेंगे, चलते रहेंगे। 400 सालों से ये लोग ह्यूमैनिटी पे टेक ओवर करना चाहते हैं। 400 साल पहले शिवाजी महाराज जन्मे थे, महाराणा प्रताप जन्मे थे, टीपू सुल्तान जन्मे थे, झांसी की रानी जन्मी थी, तात्या टोपे जन्मे थे, पेशवा लड़े थे। काल बदला, महात्मा गांधी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, लोकमान्य तिलक आए, गोखले आए, वो लड़े। अम्बेडकर साहब आए, मंगल पांडे हुआ उनके पहले, वो लड़े। लड़ते हैं, अभी भी लड़ेंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर लड़ेंगे। मगर बिना लड़े मरना ये ज़िंदगी नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ, लाइफ इज़ नथिंग बट द जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और इसके बीच में जो आता है वो ज़िंदगी है। और गुलामी से जीना है। ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी तभी होती है जब आप लड़ते हो, वरना गुलाम बन के जीने में तो क्या मतलब है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो एक्सेप्ट किया था, हम कैसे करेंगे। तो जय भवानी, जय भवानी सिंह साहब। नहीं हो सकता ये, लड़ेंगे। 1 नवंबर को फिर से आंदोलन होगा। और इस बार मैं औरंगाबाद के लोगों से कहता हूँ, अगर आप आएंगे, हम क्रांति चौक पे आंदोलन करेंगे। जिसको भी आना चाहे मुझसे संपर्क कीजिए। और प्लीज़ यूट्यूबर्स में रिक्वेस्ट है, ये मेरा अब यूट्यूब चैनल बंद हो चुका है, 8 दिन के लिए ब्लॉक हूँ। तो मेरे जो आज की जो इन्फॉर्मेशन, जो वीडियोज़ है, वो मैं नहीं ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। जो मैं बताया है
ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको शेयर कैसे करना। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, जो मेरा ऑप्शन था मैं यूट्यूब पे डालता था वो अब मेरे पास नहीं रहा है। तो अब आप कीजिए, क्या करना है, डाउनलोड करना है, शेयर करना है। जय भवानी, जय भवानी गजर साहब, ये आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म हुई है। मेरा काम था आज मैं आपको बताना आके चीज़ें। आपका स्टेट गुलाम बनने वाला है। अनिल अंबानी का बेटा अगर डेयरिंग करके बात कर रहा है, इतना करोड़पति आदमी, तुम जितना साल में कमाते हो उतना वो हफ्ते में उड़ाता होगा, वो बात कर रहा है सच के बारे में। तुम्हारे औकात के बाहर है वो और फिर भी वो बात कर रहा है। मेरे औकात के बाहर है वो, फिर भी वो बात कर रहा है। तो यार तुम करो बात, बताओ लोगों को, बताओ उसका नाम, दिखाओ उसके ट्विटर। कोई एक आया हीरो मेरे पास पूछ रहा है उस लिंक बताओ। भाई ट्विटर की पोस्ट है, ट्विटर पे जा, उसका अनमोल अंबानी नाम डाल, वो आ जाएगा। उसको उसका ट्विटर हैंडल ओपन कर, वहाँ पे पोस्ट दिख जाएंगे। तुम्हारे सामने सब ताली का थाट ला के रखता है, बोलता है मुंह में डाल, चम्मच डाल के डालो। अब खुद करना कुछ मेहनत। ब्लॉक कैसे हुआ वो मैंने आंदोलन की वहाँ पे पोस्ट डाली थी, वीडियो डाला था कि 1 नवंबर को आंदोलन होगा, वो वीडियो डाला। वो वीडियो उन्होंने ब्लॉक कर डिलीट कर दिया और मेरे साथ मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। इंड चाइना टेबल तक पता नहीं क्या कहा है। चलो तो दोस्तों, ये मेरी थी आज की इन्फॉर्मेशन, आपको दी है। दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।